अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। ठीक, पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं विद्युत फ्लक्स। देखो मेरे साथ साथ आप भी नोट करते रहेंगे तो आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और जब मैं समझने के लिए बोलूँ तो आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक, देखो विद्युत फ्लक्स होता क्या है। इसकी डिफिनीशन होती है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली समस्त विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसे नहीं समझना, इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले। मान लो ये एक पृष्ठ हो गया, वैसे तो वो काल्पनिक पृष्ठ होता है, हमने आपको समझाने के लिए लिया है। ये पृष्ठ हो गया, अब इससे गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी इससे इस साइड से उस साइड जाएंगी। जब काल्पनिक पृष्ठ होगा तो इस साइड से उस साइड चली जाएंगी। बस उन्हीं बल रेखाओं की संख्या की माप को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, पहले हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझते हैं। इसकी डिफिनीशन क्या है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, आप भी साथ साथ लिखते चलिए, समस्त बल रेखाओं, बल रेखाएं यानी वही विद्युत क्षेत्र रेखा, उसको हम बल रेखाएं भी बोलते हैं। ठीक, रेखाओं की संख्या की माप को, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये हमारा कोई एक पृष्ठ हो गया। ठीक, ये हमारा पृष्ठ हो गया, ये काल्पनिक पृष्ठ है। अब इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं और ये इस साइड निकल रहे हैं। ये हमारे क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस साइड से गई, इस साइड से निकल गई। ठीक, और ये हमारा पृष्ठ है, इस पे एक जो समतली क्षेत्रफल होगा तो उसका जो अभिलंब होगा बाहर की ओर, यही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश, यानी ए वेक्टर। अभी हमने पढ़ा था ना क्षेत्रफल सदिश। ठीक, ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही। अब इस पृष्ठ से जितनी ज़्यादा क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उतना ज़्यादा फ्लक्स जनरेट होगा। ठीक, तो इसको हम आगे चलते हैं, इसको हम फाई ई से डिनोट करते हैं। इसे हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी जहाँ भी फाई ई लिखा रहेगा हम समझ जाएंगे ये फ्लक्स के बारे में बात हो रही है। ठीक, तो मान लो ये क्षेत्रफल, इसका कुछ क्षेत्रफल ए होगा, इसलिए इसका एरिया वेक्टर ए है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए फाई डॉट ए वेक्टर। ठीक, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, ई वेक्टर हमारा ऐसे हो गया इधर, यानी जिधर क्षेत्र रेखाएं जाएंगी उधर ही विद्युत क्षेत्र होगा, ये ई वेक्टर हो गया, और ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, इसका वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर। ठीक, अब इसको हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे आगे, लेकिन पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। नहीं, एक चीज़ हमने 11th में पढ़ी थी कि सदिशों का अदिश गुणनफल। जैसे
जैसे जब हम दो भी सदिश राशियाँ लेंगे उनका आपस में गुणनफल करवा दें तो वो एक अदिश राशि बन जाएगी। ये चीज़ हमने 11th में पढ़ी थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अब जान लीजिए, इसको आगे से ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, दो सदिश राशियों का गुणनफल हो रहा है। विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है और क्षेत्रफल वेक्टर भी सदिश राशि है। ठीक, तो जब इन दोनों का गुणनफल होगा तो एक अदिश राशि मिल जाएगी। तो सदिशों के अदिश गुणनफल के लिए हमने एक फार्मूला 11th में पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता था, ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समाकलन ई ए कॉस थीटा। ठीक, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसको मिटा के हम फिर से सॉल्व करते हैं। और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी ये समाकलन का चिन्ह है, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। अब डी ए वेक्टर क्या है इसको हम समझाते हैं आपको। ठीक, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा क्षेत्रफल हो गया ना, इस क्षेत्रफल का वेक्टर, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश क्या है, वेक्टर है। और मान लो अगर हम एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लें, तो मान लो हम कह दें केवल इतना क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर, यानी इस छोटे वाले क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश। छोटे वाला क्यों लिए भैया, क्योंकि समाकलन में क्या होता है ना, अगर हम कोई छोटा सा एक अवयव ले लें और उसका इंटीग्रेशन कर दें, ये पूरे का वो चीज़ आ जाता है। ठीक, यानी अगर हम यहाँ छोटे से क्षेत्रफल से समाकलन कर लेंगे, पता चल जाएगा कि पूरे पृष्ठ से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, यानी कितना फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक, तो अब हम इसको आगे इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी है कि जब हम दो सदिशों का आपस में गुणनफल कराते हैं, मान लो दो सदिश है, उनका आपस में गुणनफल करवा दिया तो वो क्या बन जाते हैं, अदिश बन जाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो दो सदिश राशियाँ हैं, ई यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, इसमें भी दिशा है, डी ए वेक्टर यानी ये तो क्षेत्रफल सदिश है ही। जब दो सदिशों का गुणनफल होता है तो ये अदिश गुणनफल बन जाते हैं। ठीक, तो एक चीज़ ये भी हो गया कि विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि, इसको हम यहीं लिख लेते हैं, अदिश राशि है। ठीक, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, फाई इक्वल टू, इससे पहले जो 11th वाली चीज़ बता रहे थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी दो सदिशों का गुणनफल क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक, तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पे क्या है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, यानी ई, सॉरी वेक्टर हट जाएगा क्योंकि ये एक अदिश बनने जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, इंटीग्रेशन यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ से सॉल्व करते हैं ताकि इसका फार्मूला एक ही बार में आ जाए। ठीक, ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। हमने क्या लिखा था, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, ए के सापेक्ष समाकलन करने पर। अब जिन लोगों ने समाकलन पढ़ा है तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तभी मैं आपको समझा दूंगा, ए के सापेक्ष समाकलन करने पर। देखो, ए के सापेक्ष समाकलन करने का मतलब क्या है, हम केवल ए के लिए करेंगे समाकलन, बाकी इनके लिए
नहीं करेंगे। ठीक, तो फाई ई इक्वल टू, हम ई को और कॉस थीटा को बाहर निकाल लेंगे, ई को और कॉस थीटा को बाहर निकाल लेंगे, ए के सापेक्ष समाकलन करेंगे इसका डी ए का। देखो जब हम डी ए का समाकलन करेंगे ये कितना होता है, इसको अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि अगर हम डी ए का समाकलन करेंगे ए आ जाएगा, यानी अगर हम किसी छोटे से पार्ट को लेके हम इसका समाकलन करेंगे यानी पूरा पार्ट आ जाएगा। अगर हम छोटे से पार्ट को लेकर पता कर रहे हैं कि यहाँ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, जब उसका समाकलन कर देंगे पता चल जाएगा कि पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक, तो इसका वैल्यू ए आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई कॉस थीटा ए। ठीक, तो फाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ए कॉस थीटा, यही हमारा फार्मूला आ गया। हमको विद्युत फ्लक्स कहीं निकालना होगा, हम यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक, और थीटा क्या है, थीटा क्या है, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। ठीक, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, थीटा क्या है, क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। ठीक, ये थीटा हो गया। अगर अभी हम इसका मात्रक देख लेते हैं। मान लो मात्रक, आपको मात्रक निकालना तो आता ही होगा। जैसे विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटा कूलाम। क्षेत्रफल ए क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। कॉस थीटा इसका कोई मात्रक नहीं होगा। ठीक, तो इसका मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक, इसको आप याद करिए, ये एक नंबर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब हम विद्युत फ्लक्स के बारे में जान गए हैं। अब हम विद्युत फ्लक्स की दो विशेष स्थितियां होती हैं उसको हम देख लेते हैं। ये चीज़ एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, तो क्या होती हैं वो स्थितियां, आइए उसको देखते हैं। विशेष स्थितियां बोलते हैं उसको हम। विशेष स्थितियां, इसमें पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति है कि जब समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो। इसका क्या मतलब है भैया, अभिलंबवत हो। ठीक, इसको समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये हमारा पृष्ठ हो गया, क्या बोला है, जब समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत हो। ठीक, ये समतल पृष्ठ हो गया और मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। मान लो ये हमारी ये पृष्ठ हो गई और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ऐसे विद्युत क्षेत्र जा रहा है ना। तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा 0 डिग्री। थीटा होगा हमारा 0 डिग्री। कैसे होगा भैया, ये हमारा पृष्ठ हो गया ना, ये जैसे मैंने वहाँ पे लिखा है, ये पृष्ठ हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है। ठीक, और पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा, जो मैंने अभी बताया कि वो हमेशा बाहर की तरफ होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश भी इसी साइड हो जाएगा और विद्युत क्षेत्र इसी साइड है ही, क्योंकि इसमें बता रखा है। तो थीटा 0 अंक हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा एक ही
साइड हो जाएगी। ठीक, तो इसको हम लिख लेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अभी हमने फाई ई का फार्मूला क्या पढ़ा, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए इंटू 1, यानी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई ए। ये हमारी पहली स्पेशल स्थिति हो गई, स्पेशल यानी विशेष स्थिति हो गई। ठीक, और दूसरी स्थिति क्या होती है, पहले आप पहली स्थिति को नोट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद हम दूसरी स्थिति पे चलते हैं। ठीक, तो दूसरी स्थिति क्या है भैया, दूसरी स्थिति ये है कि जब समतल पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, यानी पैरेलल हो। ठीक, समांतर कैसे होगी, इसको भी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में देखते हैं। मान लो ये हमारा पृष्ठ हो गया। ठीक, और विद्युत क्षेत्र पहले वाले में क्या था, पृष्ठ ऐसे था और विद्युत क्षेत्र ऐसे जा रहा था, इधर से ऐसे। ठीक, अब मान लो अब पृष्ठ भी ऐसे है और विद्युत क्षेत्र भी ऐसे जा रहा है, यानी दोनों समांतर है। यानी मान लो हम कह दें कि ये पृष्ठ है, ये हमारा पृष्ठ है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है। ठीक, ये पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, लेकिन पृष्ठ पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो तो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। अभिलंब हमने पढ़ा ना कि अभिलंब बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब, जब पृष्ठ पर हम अभिलंब खींचेंगे वो तो ऐसे बाहर की ओर जाएगा। ये क्षेत्रफल सदिश, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ये तो पहले वाले का एग्जांपल था। ठीक, तो इन दोनों के बीच थीटा कितने बनेगा, 90 डिग्री। पहले वाले में कितना बना, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक, तो हम आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, तो फाई इक्वल टू ई ए कॉस यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, ई ए इंटू 0, यानी फाई ई क्या हो जाएगा, 0। मतलब यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। जब पृष्ठ हमारा पैरेलल हो गया, विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल जा रही हैं, वो काल्पनिक पृष्ठ से गुजर ही नहीं रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स बनेगा ही नहीं, यानी विद्युत फ्लक्स 0 होगा। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं।